हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिराज शेख। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, आज के क्लास में हेल्से, रोवन, टेलर, मेरिक ये सब नहीं आने वाला है। आज लेबर कॉस्टिंग का नया कंसेप्ट को क्लियर करने वाले है वही चीज कि भाई लेबर का पगार कैसे कैलकुलेट होता है, या तो टाइमली बेसिस पे या तो यूनिट बेसिस पे। हाँ या नहीं? लेबर कॉस्टिंग में लेबर का वेजेस कैलकुलेट होता है, तो वेजेस कैलकुलेट करने का दो रूल है, या तो उसका वेज टाइमली बेसिस पे होगा या तो उसका वेज यूनिट बेसिस पे होगा। ये तो आपको पता ही है। हाँ, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया। आज हम सीखने वाले लेबर कॉस्ट आर्ली बेसिस पे कितना आएगा या यूनिट बेसिस पे कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। सर वो तो दिया रहता था 5 रुपीज पर आवर या 2 रुपीज पर यूनिट दिया रहता था, बट आज हम सीखेंगे कि भाई मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक लेबर को बोला भाई ये ले तेरा 5,000 पगार, ये ले तेरा 10,000 पगार, ये ले तेरा ये बेनिफिट, ये ले तेरा वो बेनिफिट, तो बोलेगा मुझे तो टोटल 10,000 रुपया मिल गया यार वेजेस। तो 10,000 रुपया मैंने उसको टोटल पे किया जितना उसने काम किया। जैसे सैलरी फिक्स होता है, उसको टाइम से कोई लेन देन होता है, यूनिट से कोई लेन देन होता है नहीं। तो वेजेस भी अगर मैंने लमसम दे दिया है, लमसम वेजेस दे दिया है, तो अब वो लमसम वेजेस देने के बाद मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि वो लमसम वेजेस में पर आवर कितना पड़ रहा है और पर यूनिट कितना पड़ रहा है। सेकेंड पार्ट ये है कि उसको पगार दे दिया है कि तेरा वेजेस इतना है, अब तू मेरे को बता रेट पर आवर कितना मिला और रेट पर यूनिट कितना मिला। अब उसका एक स्टेटमेंट, अब ये बाहर करने जैसा स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर आवर एंड पर यूनिट। हाँ, दोनों साथ में ही। एज एन बिजनेसमैन मैं उसको अगर पगार दे रहा हूं तो मुझे ये फाइंड करना है कि उसको जो मैं पगार दे रहा हूं पर आवर के हिसाब से उसको कितना मिल रहा है और पर यूनिट के हिसाब से उसे कितना मिल रहा है। देना वही है, इनकम ही उसका इनकम को आर है तो आर से डिवाइड करो और यूनिट है तो यूनिट से डिवाइड करो। बस इतना ही करना है। जैसे मशीन ओवरहेड्स में आपने क्या किया था, मशीन आर से डिवाइड किया रेट पर आर फाइंड करने के लिए, वैसे इधर लेबर रेट निकालना है, पर आर निकालना है, आर से डिवाइड करो, पर यूनिट निकालना है, यूनिट से डिवाइड करो। पहला उसका वेज निकालो और फिर इससे डिवाइड करो। समझा? जैसे उसका नॉर्मल वेजेस जो था एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, उसका नॉर्मल वेज होगा। आर्ली बेसिस की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ऐसा कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल वेज दिया जाएगा कि भाई तेरा इतना पगार है, हर महीने का इतना, हर मंथ का, हर वीक का, हर आवर्स का उसका पगार दिया रहेगा, उसका नॉर्मल वेज। डियरनेस अलावेंस है ऐड हो जाएगा, बोनस है ऐड हो जाएगा, एनी अदर अलावेंस इन पेबल इन कैश, ये सारी चीजें क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि इसे हम लोग दे रहे हैं। तो जो भी उसको दे रहे हैं ये सब उसका इनकम है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉयर वर्ड यूज किया, एम्प्लॉय नहीं। उसके बॉस ने उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसका तो इनकम ही है, चाहे प्रोविडेंट फंड में हो, एम्प्लॉय सेविंग स्कीम में हो, या लीव सैलरी हो, या एक्सपेंडिचर बेनिफिट हो, इन सब का जो भी उसको इनकम मिला इसका टोटल निकाल लेगा। भाई तेरे को इतना पगार दिया हमने, पगार नहीं बोलते उसे वेजेस कहते हैं, लेबर को वेजेस देते, सैलरी नहीं। तो इसका टोटल आ गया। अब अपने को पता होना चाहिए हमारा कंपनी का वर्किंग आवर कितना है और कितना आउटपुट आ रहा है। मतलब टोटल वर्किंग आवर भी चाहिए और टोटल आउटपुट भी चाहिए। आउटपुट का मतलब यूनिट होता है। अब उसने अगर पूछा है लेबर कॉस्ट पर आवर, तो कैसे निकालोगे? जो भी टोटल कॉस्ट है उसको वर्किंग आवर से डिवाइड करोगे। आई डिवाइड बाई जे, आई मतलब टोटल लेबर कॉस्ट, जे मतलब वर्किंग आवर, तो अपने को मिल जाएगा रेट पर आवर। रेट पर आवर। अगर यूनिट निकालना है तो लेबर कॉस्ट मालूम है, टोटल यूनिट मालूम है, उसे डिवाइड करो, तो लेबर कॉस्ट आई डिवाइड बाई के, के क्या है तुम्हारा आउटपुट। बस इतना ही है। ये टॉपिक समझा? है सिंपल, खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ जाओ, बाकी चीजें इजी हो जाएगी। ओके है? पक्का? ये स्टेटमेंट बता दिया, अब सम की तरफ जाते। सम ऐसा कुछ दिया है, क्या दिया है पढ़ते। बेसिक पे मतलब बेसिक वेजेस, उसको कितना दे रहा हूं मैं, 7 लाख रुपए। फिर लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹2 लाख। मेरे एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया जिसका वैल्यू कितना था, 2 लाख रुपए। मतलब 2 लाख रुपए में उसको दे रहा है, रेंट के लिए तू भर देना। लेकिन आगे दिया है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज 40,000, मतलब उसका खर्चा सिर्फ 40,000 का ही हुआ।
तो एक्चुअल में उसका इनकम कितना हुआ? 1,60,000। मैंने उसको 2 लाख दिया, बट उसका खर्चा सिर्फ 40 ही हो रहा है, मतलब 1,60,000 उसका क्या है? फायदा है। वो फायदा किसने दिया? उसके बॉस ने दिया, एम्प्लॉयर। यहाँ पे उसने बोला है लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ₹2 लाख। प्रोवाइडेड किसको मैंने दिया है? मेरे जो एम्प्लॉय उसको दिया है, और दिया किसने? उसके बॉस ने। तो उसका इनकम है। समझ में आया? तो भाई 7 लाख रुपया भी उसका इनकम है, 2 लाख नहीं, 1,60,000 उसका इनकम है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी इनकम है, अभी स्टेटमेंट में दिखाया, ये पूरा का पूरा इनकम है। एम्प्लॉई, यहां पे वर्ड आया एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्कर है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो खर्चा है, वो आएगा क्या? नहीं। अपने को जो अपना बॉस पे कर रहा है वो मेरा इनकम है। यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्क समझ में आया? एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाला वर्कर है वो, तो वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो इनकम तो नहीं है। समझा? तो यहाँ पे 75,000 ये आएगा, बट ये वाला नहीं आएगा। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट तो वापस से अपने को बॉस ने पे कर दिया। मैंने जो भी खर्चा किया, मेरे बॉस ने मुझे मेडिकल का खर्चा कितना दिया, तो मेरे लिए तो इनकम हो गया। समझ में आया? तो ये मेरा इनकम है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर बोन बाय द एम्प्लॉयर 19,000। भाई हॉस्पिटल का कुछ खर्चा है, फैमिली बीमार पड़ा, मैं हॉस्पिटल ले गया, मेरे बॉस ने बोला ठीक है ले, मेरी तरफ से इनकम हो गया। तो ये सारा पैसा उसको मिल रहा है ना, जब उसको मिल रहा है मतलब वो उसका इनकम है। और हमको लेबर कॉस्ट में जितना भी इनकम हो रहा है वो सब इकट्ठा करना है, और फिर उसको वर्किंग आवर्स या यूनिट से डिवाइड करके रेट पर आवर, रेट पर यूनिट निकालना है। समझा? तो मतलब ये इनकम हो गया। उसके बाद फेस्टिवल बोनस 20,000, बॉस ने फेस्टिवल आया 20,000 बोनस दे दिया, इनकम है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फेस्टिवल एडवांस 30,000, ये इनकम नहीं है। फेस्टिवल एडवांस लिया है ना, एडवांस लिया है, एडवांस हो ना, बाद में देता हूं, ये इनकम है क्या? नहीं, ये तो लौटाना पड़ेगा, तो ये आएगा क्या? नहीं। कंप्यूट एम्प्लॉई कॉस्ट, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ वही पूछा है, और कुछ पूछा है क्या? रेट पर आवर पूछा है क्या? रेट पर यूनिट पूछा है क्या? नहीं, मतलब उसका टोटल कितना खर्चा हुआ है वही पूछा है। तो क्या क्या खर्चा हुआ है इकट्ठा करके लिखते हैं। सबसे पहला हुआ है बेसिक पे, कितना पे हुआ है? पूरा का पूरा 7 लाख इनकम में आ जाएगा इसके। अरे बात समझा? उसके बाद सेकेंड लीज रेंट, कितना? 2 लाख टोटल माइनस 40,000, तो टोटल हो गया 1,60,000। बात समझा? उसके बाद तीसरा क्या है? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना? 75,000, ये वाला आएगा क्या? नहीं। उसके बाद क्या है? रीइंबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस, कितना? 67। ये चीज अगर आप टीवाई बीकॉम वाले तो आपको कुछ कनेक्ट होता रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये सैलरी के जैसा ही हुआ, बट ये सैलरी नहीं वेजेस है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, कितना है हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस? 19,000। उसके बाद फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल बोनस कितना? 20,000। और कुछ? तो अब क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कितना? 10,41,000। डन विद द सम। हाँ, अगर रेट पर आर पूछा रहता, रेट पर यूनिट पूछा रहता, तो जो भी कॉस्ट आया उसको वर्किंग आवर से डिवाइड, वर्किंग यूनिट से डिवाइड करना, खत्म हो गया सब। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है ये सब। अभी इधर पिछले सब में डायरेक्ट दिया था, अब हमको कैलकुलेट करने का, या तेरा पगार कितना आएगा। जरा ध्यान देना, समझना। अभी ये टेबल मैंने बनाया, ऐसा टेबल बनाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन समझते क्या दिया? कैलकुलेट
normal, overtime and total wage payable to a worker from the particular given below. नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम का अपने को उसको कितना पगार देना है ये कैलकुलेट, इस क्वेश्चन में उसको कितना पगार आएगा ये कैलकुलेट करना है। इसके पहले का जो पार्ट था उसमें वही होता था कि भाई इतना काम किया तो इतना पगार, इतना काम आर्स है तो इतना, इतना यूनिट है तो इतना, ये हम कैलकुलेट करते थे। इधर भी कुछ ऐसा ही दिया है। एक वर्कर मंडे से लेके सैटरडे तक काम कर रहा है, तो मंडे उसने 10 आवर्स काम किया, ट्यूसडे काम किया, वेडनेसडे काम किया, थर्सडे काम किया, फ्राइडे काम किया, सैटरडे काम किया, संडे उसको छुट्टी दिया, इसके लिए उसने काम नहीं किया। क्लास में नहीं मिलता है, यहां तक क्लियर है? क्लास में काम करने नहीं पढ़ने आता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे उसका वर्किंग दिया हुआ है, कितने आवर्स काम किया ये दिया है। अब कंपनी का पॉलिसी क्या है? नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमारे एक दिन का कितना है? मैं 8 घंटा काम कर सकते हो, अब उससे ज्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम है। बात समझ में आए? और हम नॉर्मली आपको कितना पे करेंगे? 50 रुपए पर आवर का। 1 आवर काम करो 50 रुपया मिलेगा। 8 घंटा काम करोगे तो एक दिन का मैं कितना दूंगा? 8 इंटू 50, 400 रुपया। मतलब एक दिन का पगार कितना है? 400 रुपया। एक दिन का 8 आवर्स का। समझाइए। आगे प्रिया क्या दिया है? ओवर टाइम के बारे में बोला, अगर उसने ओवर टाइम किया अप टू 9 आवर्स पर डे सिंगल रेट, मतलब 8 घंटे से 8 आवर्स से ज्यादा 9 आवर्स तक काम किया, मतलब 1 आवर ऊपर काम किया, तो 1 आवर का, 1 घंटे का आपको सिंगल रेट, सिंगल रेट मतलब जो मैं पे करा था उस उतना ही रेट दूंगा मैं। 1 आवर के लिए 50 रुपए रेट दूंगा, सिंगल रेट दूंगा। लेकिन बियॉन्ड 9 आवर्स, 9 आवर्स के ऊपर चले गए, डबल रेट दे दूंगा। मतलब 8 घंटे का काम कर रहे हो, तुमने 9 घंटा काम किया, तो 9 घंटे का मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, तो 1 घंटे का 50 रुपए मिलेगा। लेकिन अपने अगर 10 घंटा काम किया है तो वो 1 घंटे का 50 और दूसरा 1 घंटे का 100। ये लॉजिक है, फर्क समझो। 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स। 8 आवर्स काम करोगे 50, लेकिन 9 आवर्स काम करोगे तो ये 50 तो मिलेगा और ये 1 घंटे का भी 50 मिलेगा। समझा? लेकिन तुमने 10 आवर्स काम किया है तो ये 50 मिलेगा, ये 50 और इधर कितना मिलेगा? 100। तो अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो तो आपका पगार कितना है? 50, 50 और 100, यानी कि 200 रुपए। 10 घंटे का पगार कितना? 200 रुपया। अरे समझा? 50 रुपए पर आवर का बोल रहा हूं, ये पर आवर का कैलकुलेशन है। 50 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया। क्लियर? 10 घंटे का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने का अमाउंट अलग आएगा, बट ये कैलकुलेशन बताया मैंने सिर्फ। क्लियर है यहां तक? हाँ, चलिए अब इसी बेसिस पे हमको इसका पगार कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मैंने टेबल बनाया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है? 8 आवर्स का है, बराबर। आज वर्क भाई साहब ने कितना काम किया पहले वो देखते हैं। मंडे कितने आवर्स काम किया? फिर क्या बात है, फिर और 4। डन? चलिए ठीक है। अब आगे, एट नॉर्मल रेट। एट नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट कितने आवर्स के लिए होता है? 8 आवर्स के लिए। 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, इनको नॉर्मल रेट रहेगा। अरे हाँ, एट नॉर्मल रेट मतलब 8 आवर्स का उसको अपने को 50 50 50 रुपया देने का। बोल, क्यों 4 लिखा यहां पे? सैटरडे उसका हाफ डे होता है वैसे भी, और 4 आवर्स का ही वर्किंग होता है सैटरडे, और उसने 4 आवर्स ही काम किया है, तो नॉर्मल रेट उसको 8 घंटे का, अभी 10, 9, 8, 12, 9, 4, ये 4 है तो 4 आवर्स का इसको पगार मिलेगा, तो ये नॉर्मल रेट हो गया। समझ में आया? अब ओवर टाइम की बात करेंगे। मंडे उसने ओवर टाइम किया क्या? किया है, लेकिन सिंगल और डबल दोनों किया है। सिंगल में 1 आवर किया है, तो मैंने ऊपर लिख दिया क्या? कोई नहीं, वापस लिख देंगे ना। क्या है दिनेश?
दिनेश तेरा उम्र हो गया? ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कुलदीप तेरा हो गया, इतने साल से वो लोग तेरे को जान रहे, मेरे को नहीं। इधर ध्यान दे। नॉर्मल 8 8 8 8 8 8 10 9 8 12 9 4 नॉर्मल 8 8 8 8 8 और 8 सॉरी। और क्या बात है, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब इसने 10 घंटा काम किया है तो सिंगल रेट भी मिलेगा, डबल रेट भी मिलेगा। सिंगल रेट 1 आवर के लिए मिलेगा, डबल रेट भी 1 आवर के लिए मिलेगा। 10 घंटा काम किया ना, तो 9 घंटे तक 1 एक्स्ट्रा आवर हुआ, 10 और एक 1 एक्स्ट्रा आवर हुआ। तो ये सिंगल रेट और ये डबल रेट, समझा या नहीं? पक्का? 9 आवर्स काम किया है तो एक ही सिंगल रेट मिलेगा, डबल रेट मिलेगा क्या इसको? 8 आवर्स कुछ भी नहीं मिलेगा। 12 आवर्स काम किया है तो 1 आवर के लिए और 3 आवर्स के लिए। कैसे? 8 9 10 11 12, इधर एक सिंगल आवर और इधर ये 3 घंटे के लिए डबल मिलेगा ना, समझा? तो इसका डबल रेट कितने आवर्स के लिए रहेगा? 3 आवर्स के लिए। नहीं समझा? कितने आवर्स काम किया इसने? रेट क्या था? 9 घंटे तक काम करोगे तो भाई 8 आवर्स है, 8 आवर्स के ऊपर 9 आवर्स तक जाते हो तो वो 1 आवर जो बढ़ेगा उसका सिंगल रेट है। और 9 के ऊपर जाओगे तो जितना भी ऊपर जाओगे हर आवर्स का डबल रेट मिलेगा। ये 12 आवर्स काम कर रहा है, 8 आवर्स तक तो नॉर्मल रेट था, 8 के ऊपर 9 तक गया तो सिंगल रेट ही मिल रहा है। 9 के ऊपर गया, 10 गया तो डबल, 11 गया तो भी डबल, 12 गया तो भी तो 9 के ऊपर कितने आवर्स गया? वो 3 आवर्स, तो 3 आवर्स का डबल रेट मिलेगा ना उसको, इसलिए मैंने डबल में कितना लिखा उसका? 3 आवर्स। क्लियर है क्या? पक्का? यहां पे आते हैं 9 आवर्स 1 सिंगल, तो यहां पे डैश डैश, समझा? चलिए अब टोटल करते भाई, 1 2 3 4 5 5 8 40 प्लस 4, तो 44 आवर्स पूरे हफ्ते में उसने काम किया है। अरे बराबर। और 44 आवर्स का नॉर्मल रेट कितना है? 50, तो ये तो उसको पगार रहेगा ही रहेगा। तो ये कितना आ गया? तो नॉर्मल उसका पगार है 2200। अब ओवर टाइम सिंगल वाले कितने आवर्स है? 1 2 3 4, तो 4 आवर्स इंटू 50 200 बराबर। इधर 1 और 3 4 आवर्स, 4 इंटू यहाँ पे डबल रेट, ये सिंगल रेट था 50 और ये डबल रेट मतलब 100, तो इधर पगार कितना? अब इस भाई साहब का टोटल वेज कितना आएगा? 2200 तो मिलेगा ही, 200 रुपए मिलेगा और 400 भी मिलेगा, तो भाई साहब का टोटल वेज विल बी 2200 प्लस 200 प्लस 400 2800 डन। अभी यहाँ पे भी रेट पर आर पूछा है क्या? रेट पर पूछा है क्या? नहीं, खाली पूछा उसको पगार कितना मिलेगा। समझा लॉजिक? पक्का? चलिए बढ़ेंगे कुलदीप, आगे देखते क्या है। ऐसे समझे, लग रहा है आपको अलग बट इजी है, अगर देखने जाओ तो आप कर सकते हो। ये सब हेल्सी रोवन जैसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अ वर्कर इज पेड ₹100 पर मंथ एंड डियरनेस अलावेंस 200 पर मंथ, तो उसका सैलरी हो गया ये। तो मैं बोलता हूं बेसिक पे। बेसिक पे कितना भाई का? 100 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12, तो इसका पगार आ गया 1200 बराबर है। डियरनेस अलावेंस मिल रहा है कितना? 200 रुपए पर मंथ। अरे समझा ये? हाँ हाँ या नहीं? आगे, देर इज अ प्रोविडेंट फंड एट द रेट 8 1/3% and the employer also contribute the same amount as employee. प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है कितना परसेंट? प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने आपको बीकॉम वाले को बताया। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो भी आपका पगार होता है उसमें से कुछ पोर्शन कट होता है,
और वो कट कौन करता है? आपका जो बॉस है वो कट करता है, बोलता है आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहा हूं, और जितना कट होता है उतना ही आपका बॉस भी उतना कैलकुलेट करता है अपनी जेब से। तो आपने काम किया, आपके सैलरी से कट हुआ तो आपका पैसा है, लेकिन आपका बॉस जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही हुआ, आपके सैलरी में से कितना कट हो रहा था? 8/1/3 कट हो रहा था। तो आपके बॉस ने भी सेम किया, एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, मतलब ये तो इनकम हो गया ना। आप जो कर रहे हो वो इनकम नहीं है, लेकिन जो बॉस आपके लिए कर रहा है वो आपका इनकम है। तो यहां पे आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कितना? तो 8/1/3% बराबर 8/1/3% किसका कैलकुलेट होगा? आपके सैलरी का। सैलरी कितना है? 1200। अब देखो 8/1/3 का मतलब क्या? 8/1/3% का मतलब है 1/3 करो, पहले कितना आ रहा है देखो, 1/3 0.33, तो 8 प्लस 0.33 करोगे 8.33% आएगा। समझ में आ गया? अब अपने को 8.33% किसका कैलकुलेट करना है? तो उसके सैलरी का। उसका सैलरी कितना है? 1200 रुपए। तो प्रोविडेंट फंड 1200 इंटू 8.33%, कैलकुलेटर पे पूरा 33% ले लेना, 99.96 मतलब 99 पॉइंट है ना, 9 है तो 100 ले लेता हूं ना। अरे समझा? तो यहाँ पे 100 रुपीज, 1200 का, 1200 का, हाँ तो परसेंट ही लेना है। 1200 का 83 2000, ये तो नया कैलकुलेशन। टाइगर श्रॉफ नहीं नहीं, बस बस, हाँ वही तो। टाइगर श्रॉफ कितना आ रहा है? कुलदीप भाई, ये लोग भड़क जाएंगे तेरे ऊपर। 100 बराबर है, चलो आगे। तो सही आंसर दे रहा है। अब तेरे से आगे, अभी ये कुलदीप ही आंसर देगा। कुलदीप, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 1/2 ऑफ वेजेस ऑफ विच हाफ इज पेड बाय एम्प्लॉय। चल बोल, इधर बोला है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसे कहते हैं ESIC। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कितना परसेंट प्रीमियम भर रहा हूं? 1/2%, जिसमें से 0.5% इज पेड बाय एम्प्लॉय। 0.5% इज पेड बाय एम्प्लॉय का मतलब जो मेरे पास काम कर रहा है उसने हाफ भरा है, तो 1% किसने भरा है? मेरे बॉस ने। जो भरा है वो तो मेरा इनकम है। बात समझ में आया? तो वो किसका भरेगा? जो आपका सैलरी उसी का भरेगा, है या नहीं? तो सैलरी का ESIC, सैलरी कितना है? कितना परसेंट निकलेगा उसका? 1%। ये भी कैलकुलेट पे अगर कुलदीप कर रहा है तो बेवकूफ है। मैंने पहले 11th स्टैंडर्ड में बताया है। नहीं नहीं, ये इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, इधर लॉजिक की जरूरत है कि भाई 10% में 1 जीरो कम, 1% में 2 जीरो कम, 1200। बेटा तेरा आंसर तो मैं निकालूंगा, तू ध्यान निकाल इधर। दिनेश यहां तक क्लियर है? कमलेश आगे बढ़ते। कमलेश, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ पे वर्किंग डेज का आ गया है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर इज 300। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अविदा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? ये कंपनी पूरे साल भर में 300 दिन काम करती है फॉर 8 आवर्स। 300 दिन काम कर रही है फॉर 8 आवर्स। तो अगर वर्किंग आवर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 300 इंटू 8 करके। अरे सबर, घाई मत करो, रुको, बोला नहीं कि चालू हो गया कैलकुलेशन, सबर करो।
सबर सबर, मैं करूंगा, बोलूंगा ना कैलकुलेट करने तब करना। 300 दिन काम करेगा 8 आवर्स के हिसाब से, तो 3 8 24, 2400 आवर्स आ जाएगा। अगर आवर्स रेट पर आवर निकालना है तो 2400 से डिवाइड करेंगे। बट क्वेश्चन में आगे कुछ बोला है, आउट ऑफ दिस द वर्कर इज एंटाइटल फॉर 15 डेज लीव ऑन फुल पेमेंट। मतलब 300 दिन काम करना है, वर्कर को बोला है 15 दिन का छुट्टी है तेरे को, लेकिन पगार कटेगा नहीं। तो अगर छुट्टी दिया है तो कोई भी छुट्टी तो लेगा ही, तो क्या वो 300 दिन काम करेगा क्या? तो उसका वर्किंग डेज कितना हो जाएगा? 300 माइनस 15, 285, ये मेरा आ जाएगा वर्किंग डेज। समझ में आया? फर्क समझा? अगर ये लीव वीव नहीं दिया रहता तो वर्किंग डेज कितना होता? 300। और ये स्पेसिफाई किया है फुल पे लीव है। फुल पे लीव है मतलब भाई छुट्टी लोगे तो पगार कटने वाला नहीं है, इसलिए छुट्टी माइनस किया है। अगर ये फुल पे लीव नहीं होता तो अपन माइनस नहीं करते, क्योंकि वो उसको मालूम है पगार कटेगा, छुट्टी नहीं करने का, तो पूरा वर्किंग करेगा। फर्क समझ में आया? चलिए ठीक है। इट इज द फर्म प्रैक्टिस टू पे 2 month वेज एज बोनस ईच ईयर। भाई बोनस भी दे रहे हैं लोग। कितना? 2 महीने का पगार। मेरा पगार कितना था? 100 इंटू 2, 200। वाह वाह वाह, क्या कुलदीप, 1200। लेकिन गया ना। अरे 2 महीने का 100 रुपया पगार, 1200 कैसे यार? वापस तेरे में तो बनता है भाई, क्या करता है तू? चलो ठीक है। मेरे पर ज्यादा ध्यान है तेरा, बेशरम, ध्यान नहीं दे। क्लियर टाइगर श्रॉफ। आगे क्या बोला है? कैलकुलेट वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पज। वेज रेट पर आवर पूछा है, ठीक है। चलिए और कुछ है क्या कैलकुलेशन में? नहीं। तो टोटल ले लेंगे। टोटल कॉस्ट कितना कर लो? कितना? 3000 क्या है? 39 उन्होंने पॉइंट ही नहीं बोला। 3912। वेरी गुड। अभी तेरे से ही पूछ रहा हूं मैं। यार तो टोटल कॉस्ट 3912 आया। अब ये साल भर का आया है। क्या हो गया? सबर करो, मैंने कहा बोला खत्म हो गया सब। कमलेश टिंग 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 यार, सबर। अभी मैंने टोटल कॉस्ट निकाल लिया है। मुझे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वेज रेट पर आवर। तो पर आवर के लिए कितने आवर्स काम किए ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो भी है पगार तो इतना ही आएगा। अब 285 डेज मैंने काम किया है, 8 आवर्स के हिसाब से टोटल वर्किंग आवर्स कितना आएगा? 2280 बराबर। अब निकालता हूं वेज रेट पर आवर। कैसे निकालूंगा? तो 3912 बराबर, यही है ना आपका एक्सपेंस। 3912 डिवाइडेड बाय 2280, 1.71। 1.72 लिख देता हूं बस। क्लियर हो गया? तो डियरनेस अलाउंस लिया है ना मैंने कैलकुलेशन में। अच्छा देखो, अभी टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने बोला है सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंस ऐड करके कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं था कि डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी याद करो, आप लोग बीकॉम वाले को पता है कि भाई, नहीं आप लोग को नहीं था, आप लोग ध्यान दो। तो सैलरी के अंदर हम सैलरी प्लस डीए लेते थे। इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसको देखोगे तो इसमें स्पेसिफाई करके दिया है। जैसे उसका मंथली सैलरी है, फिर इसके बाद लीव सैलरी पेबल टू द वर्कर दिया है, और इधर स्पेसिफाई किया है
फॉर आइटम ए एंड बी, मतलब इधर सैलरी और लीव दोनों को कंसीडर करना है। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, बोला नहीं है। जब मेरे को ए बेटा टाइगर श्रॉफ ध्यान देना, जब मुझे बोला नहीं गया है तो मेरे को तो सैलरी मीन सैलरी ही लेना है। क्लियर? अब क्वेश्चन में लिया है तो उनका अजम्पशन है, हमने नहीं लिया तो हमने ऐसा ही कैलकुलेट किया है। क्लियर हुआ? तो सर आंसर कौन सा राइट है? ये भी कैलकुलेशन राइट है, वो डियरनेस अलावेंस लेके सॉल्व किया तो भी राइट है। ठीक है, पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे ऑफ 8 hours of engaging a particular type of labor. मंथली सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस स्पेसिफाई किया हुआ है 200 रुपए। फिर लीव सैलरी पेबल टू द वर्कर 5% ऑफ सैलरी, तो लीव सैलरी भी उसका दिया हुआ है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% ऑफ सैलरी और स्पेसिफाई किया ए एंड बी, मतलब इन दोनों का ऐड करके 8% निकालना है। स्पेसिफाई है तो टेंशन नहीं अपने को। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2.5% ऑफ द सैलरी, इधर भी स्पेसिफाई कर दिया है। एक्सपेंडिचर ऑन द एम्यूनिटीज, हमारा कोई एम्यूनिटीज के लिए मेरे बॉस ने खर्चा किया बट मेरे लिए तो इनकम ही है, पर मंथ का ही दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, तो यहाँ पे ईयरली कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे मंथ का ही कैलकुलेशन दिया है और मंथ का ही पूछा है, तो अपने को मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। पहला बेसिक सैलरी ले लेता हूं। मंथली सैलरी कितना है भाई साहब का? मंथली सैलरी 200 रुपए। डायरेक्टली 200 ही लिखूंगा, मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद है लीव सैलरी। लीव सैलरी कितना है? 5% ऑफ सैलरी। अब ये जो है ये कुलदीप मेरे को एकदम फास्टली बता देगा। कुलदीप लीव सैलरी 5% ऑफ सैलरी बोला है, तो कितना कैलकुलेट करने का? कितना कैलकुलेट करने का सैलरी का? सैलरी कितना है सैलरी कुलदीप? उसका 5% कितना आएगा? कैसे करके 10% 20 है तो उसका आधा 10, अरे 10 का आधा 20 हो जाएगा ना, सॉरी 20 का आधा 10 हो जाएगा। चलो आगे क्या क्या बोल रहे नहीं, ध्यान दे। आगे दिया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% ऑफ सैलरी। अब यहां पे स्पेसिफाई किया है ए प्लस बी, मतलब 200 प्लस 10। 210 का कितना परसेंट? 8%। तो 210 का 8% 16.8। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस 2.5% ऑफ ए एंड बी, मतलब 210 का 2.5%। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कितना? 210 का 2.5% 5.25 बराबर है। पूजा उसके बाद क्या दिया है? एक्सपेंडिचर ऑन एम्यूनिटीज। भाई एक्सपेंडिचर्स ऑन एम्यूनिटीज कितना? 17.95। और कुछ है क्या? नहीं। जाने यहां तक पक्का? चलिए ठीक है। टोटल 250। डन यहां तक? अब दिया है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इज 200। वर्किंग आवर्स 200 है। फर्क समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे ऑफ 8 hours। एक दिन में कितने आवर्स काम हो रहा है? ये क्या है? नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ। ये कैलकुलेशन किस चीज का किया आपने? एक महीने का। तो एक महीने का पगार है 250 रुपया, और एक मंथ में कितने वर्किंग आवर्स है? अगर 200 आवर्स में वर्क कर रहा हूं और पर डे 8 hours का है, तो ये कितने दिन का पगार है? डिवाइड बाय 8 कर दो। 200 डिवाइड बाय 8, मतलब ये जो पगार है ये 200 आवर्स का तो है लेकिन 25 दिन का है। ये समझा मैंने क्या किया?
तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे, पर आर नहीं। अगर पर आर बोला रहता तो जो भी है 250 उसको डिवाइड बाय क्या करता मैं 200, तो मुझे मिलता रेट पर आर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉस्ट पर डे। फर्क समझा? इसलिए इसको डिवाइड क्या करना पड़ेगा? एक महीने का है तो एक महीने में 30 दिन होता है, डिवाइड बाय 30 करना चाहिए था, बट मैंने 30 से क्यों नहीं किया? बिकॉज मुझे ये पता चला कि 30 दिन काम नहीं हुआ है, काम सिर्फ 25 दिन हुआ है। तो ये 25 दिन का पगार है, तो एक दिन का पगार कितना? फर्क समझा? हाँ, इसलिए अब यहां पे रेट पर डे निकालना है, तो 250 डिवाइडेड बाय 25, 10 रुपए पगार आएगा पर डे का। पर आर बोला रहता तो 250 डिवाइड बाय 200 करता मैं। पर यूनिट बोला रहता तो 250 जो भी यूनिट रहता उससे डिवाइड करता। हाँ, तो ये एक दिन का 10 रुपया है, तो 25 दिन का 250 रुपया हो गया ना? समझा? हाँ, और है क्या क्वेश्चन? नहीं, बस आज इतना ही है। मतलब क्लियर है क्या? और एक लेक्चर लूंगा, ऐसे टाइप के और सम्स कर लेंगे, फिर वाइंड अप कर देंगे लेबर कॉस्टिंग। क्लियर है क्या? होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।